एस्पिरेंट्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जून 2019 का जो पेपर था एनटीए यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का, उसके बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हमने आज का यूनिट लिया है उसमें से किन किन टॉपिक्स में से क्वेश्चन बनकर आए थे, आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम आज के सेशन में किन किन टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमने टॉपिक लिया है दैट इज जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, सेकंड इज एफिशिएंसी क्राइटेरिया, थर्ड इज एडवर्स सिलेक्शन एंड मॉरल हैजार्ड, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन फोर्थ। तो ये चार टॉपिक्स में से आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लें इस टोटल यूनिट का, इस ओवरऑल इस यूनिट का माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। इसमें से जो क्वेश्चंस बनकर आए थे जून 2019 के पेपर में, देयर वर 12 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस इस पेपर में बनकर आए थे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और जिसका मार्क वेटेज था 24। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इस सेशन का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस से। तो देखिए हमारे सामने क्या क्वेश्चन आया था जून 2019 में। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस डिटरमाइंस प्राइसेस एंड क्वांटिटीज इन ऑल मार्केट्स साइमल्टेनियसली, prices and quantities in all markets simultaneously and explicitly takes feedback effects into account. Feedback effects, prices in all markets. सबसे पहला ऑप्शन हमारे सामने जो दिया हुआ है, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस डिटरमाइन करता है क्या? सबसे पहला ऑप्शन प्राइसेस एंड क्वांटिटीज सारे मार्केट्स में साइमल्टेनियसली। सेकेंड ऑप्शन प्राइसेस एंड क्वांटिटीज सारे मार्केट्स में साइमल्टेनियसली प्लस उसके फीडबैक, जो फीडबैक्स हमारे सामने आते हैं, जो आउटकम्स आते हैं प्राइसेस एंड क्वांटिटीज डिसाइड करने के बाद, डिटरमाइन करने के बाद, उनको भी कंसीडर किया जाता है मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। फीडबैक इफेक्ट्स, ओनली फीडबैक्स को हम कंसीडर करते हैं, प्राइसेस ओनली हम कंसीडर करते हैं सारे मार्केट्स के। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस समझना बहुत जरूरी है। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस एंड क्वांटिटीज, कितना प्राइस कितना क्वांटिटी हम मार्केट में अपना आउटपुट देने वाले हैं या हमारा मार्केट में कितना निकलना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट के गोल्स अचीव करने के लिए। ऐसा करने से क्या होता है, जब जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस किया जाता है तो ऐसा करने से क्या होता है, मार्केट में ना तो आपका एक डेफिशिट डिमांड रहेगा ना सरप्लस सप्लाई रहेगा। इसका क्या मतलब है, अगर मार्केट में 10 यूनिट्स का डिमांड है और आपको मार्केट की क्वांटिटी के बारे में पता है, मार्केट के प्राइसेस के बारे में पता है कि मुझे इतने प्राइस पर इतना क्वांटिटी देना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको पता रहेगा कि मुझे इतना ही डिमांड मार्केट का फुलफिल करना है, मुझे 10 यूनिट्स ही मार्केट में डालना है। प्लस सप्लाई की अगर मैं बात करूं, वही सेम चीज हम अप्लाई करते हैं। अगर मैं सप्लाई 10 यूनिट्स का करता हूं और मार्केट में डिमांड सिर्फ 8 यूनिट्स की है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, मेरी सरप्लस सप्लाई हो जाएगी, एक्सेस सप्लाई हो जाएगी। और एक्सेस या सरप्लस सप्लाई से क्या होता है, मुझे नुकसान होगा, क्योंकि वो मार्केट में जाकर मेरा प्रोडक्ट सेल आउट नहीं हो पाएगा, वो एक्स्ट्रा बच जाएगा स्टॉक मेरे पास। तो मैं उतना ही मार्केट में उतारूंगा जितना कि रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेस सप्लाई भी नहीं होनी चाहिए, ना मेरी डेफिसिट डिमांड होनी चाहिए। दोनों चीजें सेम रहे, दोनों चीजें जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही रहे, बैलेंस्ड में रहे, यही जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है। प्लस जो इंडिविजुअल प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो भी अपने प्रॉफिट मेकिंग गोल्स जो हैं उनके अचीव कर पाती हैं इस एनालिसिस के थ्रू। और ये जनरल इक्विलिब्रियम, लास्ट चीज, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस जो डिटरमाइन किया गया है, डिराइव किया गया है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस के थ्रू डिटरमाइन किया गया है। तो ये सारे चीजें थी जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के बारे में। अब यहाँ पर इसी एक्सप्लेनेशन को कंसीडर करते हुए जब हम इन ऑप्शंस को फिर से देखते हैं, प्राइसेस एंड क्वांटिटी सारे मार्केट्स में डिटरमाइन करना साइमल्टेनियसली क्यों जरूरी है, ये आंसर कुछ हद तक करेक्ट है बट इनकम्प्लीट है। अगर मैं अपना सेकेंड ऑप्शन कंसीडर करूं, प्राइसेस एंड क्वांटिटीज इन ऑल मार्केट्स साइमल्टेनियसली एंड एक्सप्लिसिटली टेक्स फीडबैक इफेक्ट्स इनटू अकाउंट, ये बहुत जरूरी होता है कोई भी
बिजनेस यूनिट जो है, इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट जो है, उनको अपने गोल्स अचीव करने के लिए, मार्केट में बने रहने के लिए बहुत जरूरी है कि ना कि वो सिर्फ प्राइस एंड क्वांटिटीज साइमल्टेनियसली डिटरमाइन करें, उनमें बैलेंस बनाए, बल्कि मार्केट से जो फीडबैक उनको मिलता है उसको भी वो कंसीडर करें, तभी मार्केट में आप बने रह सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, ऑप्शन 2, prices and quantities in all markets simultaneously and explicitly takes feedback effects into account. तो this was all general equilibrium analysis। इस सेशन में जो हमारे सामने सेकेंड क्वेश्चन आया था जून 2019 में, वो क्वेश्चन रिलेटेड था एफिशिएंसी क्राइटेरिया से। अब एफिशिएंसी क्राइटेरिया में आपके सामने बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, पैरेटो क्राइटेरिया है, साइटोस्की क्राइटेरिया है, कैल्डर-हिक्स, बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। तो यहाँ पर उसने हमसे क्वेश्चन में पेपर में ये पूछा गया था, द इनकंसिस्टेंसी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज लेबल्ड एज साइटोस्की पैराडॉक्स। इन चारों में से जो हमारे सामने 1, 2, 3, 4 ऑप्शंस गिवन हैं, उन 4 ऑप्शंस में से किस क्राइटेरिया को साइटोस्की क्राइटेरिया के नाम से जाना जाता है या उसे नाम दिया गया है साइटोस्की क्राइटेरिया। तो सबसे पहले जो हमारे सामने फर्स्ट ऑप्शन है लिटिल क्राइटेरिया, सेकेंड ऑप्शन पैरेटो क्राइटेरिया, थर्ड ऑप्शन इज बर्गसन क्राइटेरिया, फोर्थ ऑप्शन इज कैल्डर-हिक्स क्राइटेरिया। तो सबसे पहले हम साइटोस्की क्राइटेरिया, साइटोस्की पैराडॉक्स क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मे बी दिस एक्सप्लेनेशन कुड हेल्प अस इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। साइटोस्की, अब साइटोस्की पैराडॉक्स है क्या? तो सबसे पहले सर टिबोर साइटोस्की जो बहुत फेमस है इकोनॉमिक्स में, तो सर टिबोर साइटोस्की ने अपना 1941 में इनकंसिस्टेंसी से रिलेटेड एक पेपर प्रेजेंट किया था, अ नोट ऑन वेलफेयर प्रेपोजिशंस इन इकोनॉमिक्स। यहां पर जब इन्होंने पेपर प्रेजेंट किया था, इन्होंने 2 इकोनॉमिस्ट के इनकंसिस्टेंसीज से रिलेटेड थ्योरीज को यूज किया था या प्रेजेंट किया था इनकंसिस्टेंसी से रिलेटेड पेपर्स को। तो वो कौन से इकोनॉमिस्ट थे? वो इकोनॉमिस्ट थे सर जॉन रिचर्ड हिक्स एंड सर कैल्डर। ये 2 इकोनॉमिस्ट थे जिनकी हेल्प ली गई थी, या जिनके आप कह लीजिए जिनके पेपर्स की हेल्प ली गई थी, इनके इनकंसिस्टेंसीज को प्रेजेंट करके ही सर टिबोर साइटोस्की ने अपने पेपर को प्रेजेंट किया था। इन्हीं दोनों के पेपर्स की हेल्प के थ्रू, इन्हीं दोनों के इनकंसिस्टेंसीज से रिलेटेड थ्योरम्स के थ्रू सर साइटोस्की, टिबोर साइटोस्की ने 1941 में जो अपना पेपर प्रेजेंट किया था, अ नोट ऑन वेलफेयर प्रेपोजिशंस इन इकोनॉमिक्स, तो उसमें ये दोनों इकोनॉमिस्ट्स का रोल रहा था। तो यहाँ पर अगर हम देखें और इसी को फिर इन दोनों के रोल के बाद ही इसी को कैल्डर-हिक्स पैराडॉक्स, कैल्डर-हिक्स क्राइटेरिया या साइटोस्की पैराडॉक्स भी कहा जाने लगा इसी के बाद से। तो अब अगर हम यहाँ ऑप्शंस देखते हैं, तो इन चारों में से सुटेबल ऑप्शंस कौन से होंगे या कौन सा एक ऑप्शन इन चारों में से कौन सा सुटेबल होगा, वो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं आफ्टर दिस एक्सप्लेनेशन। हमें पता है साइटोस्की पैराडॉक्स क्या है। साइटोस्की पैराडॉक्स में 2 इकोनॉमिस्ट का कंट्रीब्यूशन था, कैल्डर एंड हिक्स, इन्हीं की इनकंसिस्टेंसीज को यूज करके प्रेजेंट किया था सर टिबोर साइटोस्की ने। तो अब मुझे दोबारा चारों ऑप्शन रीड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा आंसर ऑप्शन 4 है, कैल्डर-हिक्स क्राइटेरिया। सर कैल्डर एंड सर हिक्स के इनकंसिस्टेंसीज को ही यूज किया गया था साइटोस्की पैराडॉक्स में। तो अब हम क्वेश्चन अगर फिर से देखते हैं, इनकंसिस्टेंसीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज लेबल्ड एज साइटोस्की पैराडॉक्स? द आंसर इज ऑप्शन 4, कैल्डर-हिक्स क्राइटेरिया। जो थर्ड क्वेश्चन हमारे आज के सेशन में है वो रिलेटेड है मॉरल हैजार्ड्स, एडवर्स सिलेक्शन, इन सबसे रिलेटेड है। तो हम जब क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने, why do individuals act in riskier ways after being insured? क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये है कि इंडिविजुअल्स रिस्कियर इवेंट्स में क्यों एंटर करते हैं आफ्टर बीइंग इंश्योर्ड। मींस जब इंश्योरेंस हो जाता है, ये हम सब जानते हैं कि इंश्योरेंस हो गया, अब हमें पता है कि दूसरी पार्टी पे करने वाली है,
तो वहां पर क्यों ऐसा होता है कि इंडिविजुअल्स रिस्की इवेंट्स में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसका पैसा हमें बेयर नहीं करना अनलेस एंड अनटिल वो लाइफ की बात ना हो। तो कम टू द क्वेश्चन अगेन, व्हाई डू इंडिविजुअल्स एक्ट इन रिस्कियर वेज आफ्टर बीइंग इंश्योर्ड? ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ एडवर्स सिलेक्शन। एडवर्स सिलेक्शन इश्यूज रहते हैं। एडवर्स सिलेक्शन मींस हम नेगेटिव सिलेक्शन कर लेते हैं चीजों का, इवेंट्स का। ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ फॉल्स कॉन्फिडेंस, हम रॉन्ग कॉन्फिडेंस रखते हैं कि नहीं हमारे लिए यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट, ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ मॉरल हैजार्ड सिचुएशन की वजह से। ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ स्क्रीनिंग कॉस्ट, हम कॉस्ट को कंसीडर करते हुए ज्यादा करके हम रिस्कियर इवेंट्स में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारे सामने 4 ऑप्शंस गिवन हैं, तो विच इज द सुटेबल आंसर? अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें सुटेबल आंसर कौन सा होगा। तो हमें देखना ये जरूरी है कि इंडिविजुअल्स रिस्की इवेंट्स में क्यों इन्वॉल्व होते हैं। इंडिविजुअल्स जब ऐसा तब होता है जब हमें ये पता होता है कि मैं इस इवेंट में एंटर करता हूं एंड I am not going to bear the cost, I am not going to bear the expenses, जो भी इससे रिस्क होगा उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस दूसरा पार्टी, कोई दूसरा पार्टी, नेक्स्ट पार्टी इज गोइंग टू बेयर द एक्सपेंसेस बोर्न बाय दिस रिस्क। तो इस रिस्क से अकर होने वाला जो भी मेरा लॉस होगा या जो भी हम कह ले एक्सपेंसेस होंगे, वो कौन बेयर करने वाला है? दूसरा पार्टी। इट कुड बी इंश्योरर ऑल्सो। तो इंश्योरर हमारा, जब हम इंश्योर्ड है और इंश्योरर जाकर के हमारा पैसा देने वाला है, अगर कोई भी लॉस हुआ तो हम रिस्की इवेंट्स में एंटर करते हैं, और तभी करते हैं। कोई भी रिस्की इवेंट में आप तब एंटर करोगे जब आपको पता है कि इंश्योर्ड है, मुझे यहाँ लॉस नहीं होने वाला। इस सिचुएशन को हम कहते हैं मॉरल हजार्ड। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? मॉरल हजार्ड सिचुएशन में क्या होता है? दोनों पार्टीज एक दूसरे के लिए इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन रखती हैं। दोनों पार्टीज को कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक दूसरे का, ए एंड बी, दो पार्टीज इंश्योर्ड एंड इंश्योरर, इन दोनों को एक दूसरे का कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होता। सिर्फ हमें ये पता है कि वी आर इंश्योर्ड एंड आवर लॉस इज गोइंग टू बी रिकवर्ड बाय दिस पार्टी। इंश्योरर या जो है हमारा, वो क्या करेगा? वो हमारा लॉस बेयर करेगा। तो ऐसे सिचुएशन को कहा जाता है मॉरल हजार्ड। अब हम अगेन क्वेश्चन पर जब आते हैं, व्हाई डू इंडिविजुअल्स एक्ट इन रिस्कियर वेज आफ्टर बीइंग इंश्योर्ड, तो हमारे सामने आंसर है ऑप्शन 3, ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ मॉरल हजार्ड। हमें पता है कि यहाँ पर अगर हमें लॉस भी होता है किसी रिस्की इवेंट की वजह से, तो वो दूसरा पार्टी हमारा जाके लॉस को बेयर करेंगे या फिर वो हमारा लॉस कवर करवा देंगे। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या है? ऑप्शन 3, ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ मॉरल हजार्ड। इस सेशन के लिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पैरेटोज एफिशिएंसी या पैरेटोज मार्जिनल कंडीशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जून 2019 में इस टॉपिक में से क्या क्वेश्चन बनकर हमारे सामने आया था। पैरेटोज मार्जिनल कंडीशन फॉर एफिशिएंसी इन कॉम्पोजिशन ऑफ आउटपुट प्रोडक्ट मिक्स। कॉम्पोजिशन आउटपुट प्रोडक्ट मिक्स रिक्वायर्स marginal rate of technical substitution या marginal rate of transformation is equal to marginal rate of transformation of y is equal to marginal rate of technical substitution of z। यहाँ पर हम दोबारा से इस ऑप्शन को पढ़ते हैं। marginal rate of transformation of x, labor and capital is given, marginal rate of transformation of x equals to marginal rate of transformation of y equals to marginal rate of technical substitution of z। पहला ऑप्शन हमारे सामने ये है, marginal rate of substitution of a equals to marginal rate of substitution of a equals to marginal rate of substitution of b। ये तीनों equals marginal rate of product transformation, marginal rate of product transformation of x, so x and y equals to marginal rate of substitution of x with x and y, marginal rate of substitution of b with x and y। ये हमारे सामने ऑप्शन है। marginal rate of technical substitution of y equals to marginal rate of substitution of a equals to marginal rate of substitution of z। ये हमारे सामने 4 ऑप्शंस गिवन हैं।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि पैरेटो एफिशिएंसी या पैरेटो मार्जिनल कंडीशन क्या होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पैरेटोज मार्जिनल कंडीशन में 3 सिचुएशंस फुलफिल होनी चाहिए, 3 सिचुएशन जरूर होनी चाहिए। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, एफिशिएंसी इन आउटपुट, दैट इज प्रोडक्ट मिक्स। तो यहां पर हम देखते हैं कि इन तीनों में से कौन सा सुटेबल ऑप्शन है या कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि पैरेटोज मार्जिनल कंडीशन को सूट करती है, या हम पैरेटोज मार्जिनल कंडीशन बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर इक्वेशन उस पैरेटोज मार्जिनल इक्वेशन से रिलेटेड है, पैरेटोज मार्जिनल कंडीशन से रिलेटेड है, जो कि प्रोडक्ट मिक्स को बताती है। तो पैरेटोज कंडीशन अगर हम देखें, पैरेटोज मार्जिनल एफिशिएंसी कंडीशन अगर हम देखते हैं, तीनों सिचुएशंस जो मैंने आपको बताई हैं अभी, वो तीनों सिचुएशंस हमारे सामने हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पैरेटोज मार्जिनल कंडीशन तब होती है जबकि इट इज इम्पॉसिबल, व्हेन इट इज इम्पॉसिबल टू इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ वन प्रोडक्ट, टू इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ वन बाय reducing the utility of another with the relocation of the commodity। यहां पर इस चीज को मैं बहुत इजी कॉन्सेप्ट में आपको समझा देती हूं। यहां पर दोनों ही प्रोडक्ट्स का Q1 एंड Q2 जो दो हैं, उनका दोनों का जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो इक्वल होना चाहिए, वो बैलेंस्ड होना चाहिए। यहां पर हम देखते हैं पैरेटोज एफिशिएंसी क्राइटेरिया में मैंने आपको तीनों सिचुएशंस बताए थे, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, एफिशिएंसी इन प्रोडक्ट मिक्स। ये तीनों के बारे में हम बात कर चुके हैं, तीनों एफिशिएंसीज होनी चाहिए। हमसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि प्रोडक्ट मिक्स में क्या रिक्वायर्ड है, तो हम प्रोडक्ट मिक्स की अगर बात करें तो यहां पर बहुत इजी टर्म्स में मैं आपको बताती हूं। यहां पर जब भी हम बात करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर Q2, अगर Q2 में अगर Q1 का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ Q1 इनटू Q2, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ Q1 इनटू Q2 जो होता है दैट शुड बी सेम। अगर ये दोनों सेम है तो ये इक्वल्स होंगे मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ Q2। हमें Q2 की तरफ अगर शिफ्ट होना है तो यहां पर बहुत जरूरी है कि Q1 एंड Q2 के मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बैलेंस्ड हो, इक्वल हो, सेम हो, तभी हम MRTP बैलेंस कर पाएंगे इन दोनों से। तो यहां पर हमारे सामने जो इक्वेशन है, ये मैंने सॉल्यूशन के लिए, हमारे समझने के लिए, कन्वीनियंस के लिए एक इक्वेशन यहां पर आपके सामने प्रेजेंट किया है। ये आंसर नहीं है, ये आंसर का पार्ट नहीं है, सिर्फ हमें एक्सप्लेनेशन समझना है कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट या मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, हम इसको दोनों बोल सकते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन should be equals to marginal rate of substitution of Q1 and equals to marginal rate of substitution of Q2। इन दोनों में अगर बैलेंस होगा, Q1 का जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है इनटू Q2 दैट शुड बी इक्वल, एंड ये दोनों चीजें बैलेंस्ड होंगी, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ Q2। इसी से इंडिविजुअल्स यहां पर, इसी से हम देख पाएंगे कि यहां पर पैरेटो एफिशिएंसी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है जब ये सिचुएशन आती है तब। अब हम अगेन हमारे क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो कि हमारे इस सिचुएशन को या जो हमने एक्सप्लेनेशन किया है उससे मैच करता है या उस एक्सप्लेनेशन को फुलफिल करता है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये तीन चीजें हैं, और ये फोर्थ है हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमने ये देखा मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो इन चारों ऑप्शंस में है वो हमारे प्रोडक्ट मिक्स पैरेटोज मार्जिनल कंडीशन को फुलफिल करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स एंड वाई, हम Q1 एंड Q2 लेके हमने समझा था, हम एक्स एंड वाई दो प्रोडक्ट्स हमने यहाँ A एंड B लिया है। तो यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन इक्वल्स टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ अनदर। यहाँ दोनों का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज बैलेंस्ड विद द मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
द सेकेंड वन, द अदर वन। तो यहाँ पर हमारे सामने जो ऑप्शन आता है मार्जिनल कंडीशन जो है पैरेटो की, पैरेटोज मार्जिनल कंडीशन, तो इसको फुलफिल कौन सा इक्वेशन करता है? ऑप्शन 3, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल्स टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए एंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ बी। तो हमारे सामने यहाँ पर ऑप्शन क्या रहता है? ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन के लिए सुटेबल आंसर है। जून 2019 में जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया था माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट में से, वो क्वेश्चन रिलेटेड था फर्म के जो कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट और इन सबसे रिलेटेड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या फर्म कैसे कर सकती है उनसे रिलेटेड। तो हम देखते हैं हमारे सामने जो क्वेश्चन था, द फर्म्स आर कॉम्पिटिटिव, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात हो रही है, एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग द डिमांड कर्व फॉर लेबर इज डिटरमाइंड बाय, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग की बात हो रही है, तो डिमांड कर्व फॉर लेबर कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट हम पहले चारों ऑप्शंस देख लेते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्कर्स टाइम, द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ऑफसेटिंग इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि लेबर या लेबर की जो डिमांड है, जो डिमांड कब डिसाइड होता है फर्म के थ्रू, कैसे होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम ये देखते हैं कि जब भी कोई भी प्रोडक्शन यूनिट होती है तो उस प्रोडक्शन यूनिट में प्रोडक्शन करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है लेबर की। अब हम कैसे डिसाइड करते हैं? यहाँ पर वर्कर्स मार्केट से हमें वर्कर्स एम्प्लॉय करने होते हैं, फर्म वर्कर्स एम्प्लॉय करती है इन द एक्सचेंज ऑफ वेजेस। एक यूनिट ऑफ लेबर अगर हमने एम्प्लॉय किया है तो हम एक यूनिट ऑफ लेबर को हम उतना उस यूनिट के अकॉर्डिंग वेजेस पे करते हैं। तो यहाँ पर अभी डिसाइड कैसे होता है? ये डिसाइड होता है आउटपुट से, और आउटपुट कैसे देखती है फर्म? मार्केट में डिमांड से। एक फर्म की उसके प्रोडक्ट की मार्केट में जो डिमांड है उसी अकॉर्डिंग वो प्रोडक्शन करते हैं, उसी अकॉर्डिंग वो आउटपुट देते हैं, और जब उसी अकॉर्डिंग उन्हें आउटपुट चाहिए होगा तो उस इंक्रीज्ड आउटपुट के लिए उन्हें हर एक इंक्रीज आउटपुट के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा जो बाहर से लेबर यूनिट है वो एम्प्लॉय करनी पड़ेगी। तो इन समरी अगर हम इस पूरे सर्कल को देखते हैं, सबसे पहला फर्म्स जो है वो ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें उनका मार्केट में उनके कमोडिटी का, उनके प्रोडक्ट का डिमांड कितना है। अगर वो बढ़ा हुआ है या बढ़ रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या करेंगे? प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। और अब इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उन्हें क्या एम्प्लॉय करना पड़ेगा? लेबर एम्प्लॉय करना पड़ेगा, और उस लेबर को एम्प्लॉय करने के बाद इन्हें उस लेबर को क्या देनी पड़ेगी? वेजेस। तो यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि हर एक यूनिट जो हम लेबर को एम्प्लॉय करते हैं उस पर्टिकुलर लेबर यूनिट से हमें रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू उस लेबर से, उस यूनिट से हमें कितना जनरेट होता है। और ये मार्जिनल रेवेन्यू ये डिसाइड किया जाता है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर से। यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कितना मिल रहा है उसी से हम मार्जिनल रेवेन्यू फर्म कितना जनरेट करती है एक इंडिविजुअल यूनिट ऑफ लेबर से, ये डिसाइड किया जाता है। तभी हम डिटरमाइन कर पाएंगे कि हमें कितना यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉय करना है। तो अगेन कमिंग टू द क्वेश्चन, द फर्म्स आर कॉम्पिटिटिव। अगर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो यहाँ पर यही एक तरीका होगा कि हम मार्जिनल रेवेन्यू डिसाइड करें, कि मार्जिनल रेवेन्यू डिटरमाइन करें कि हमें हर एक इंडिविजुअल यूनिट से ऑफ लेबर से हमें कितना रेवेन्यू मिलता है, कितना मार्जिनल रेवेन्यू मिलता है, और वो मार्जिनल रेवेन्यू हम डिसाइड करेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर से। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन हमारा देखें इस क्वेश्चन के लिए कि डिमांड कर्व ऑफ लेबर कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? डिमांड कर्व ऑफ लेबर डिटरमाइन किया जाएगा द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर से। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है द ऑप्शन 2, द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या स्टडी किया, हम उसको एक बार समरी में देख लेते हैं। सबसे पहला हमने देखा जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में क्या क्या रिक्वायर्ड होता है उसके फीचर्स के बारे में हमने डिस्कस किया। सेकेंड हमने देखा साइटोस्की पैराडॉक्स। साइटोस्की पैराडॉक्स को किस नाम से और जाना जाता है या किन किन का कंट्रीब्यूशन रहा था या जिसकी वजह से उसका नाम साइटोस्की पैराडॉक्स पड़ा था, वो हमने
डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने देखा पैराडॉक्स मार्जिनल कंडीशन। पैराडॉक्स मार्जिनल कंडीशंस मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हमने सेशन में देखा था दैट वाज एडवर्स सिलेक्शन एंड मॉरल हैजार्ड। एडवर्स सिलेक्शन एंड मॉरल हैजार्ड को हमने डिस्कस किया कि मॉरल हैजार्ड सिचुएशन होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों इंडिविजुअल्स ज्यादा रिस्कियर इवेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं। जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक था वो रिलेटेड था लेबर मार्केट से। लेबर डिमांड कर्व हम कैसे डिसाइड करते हैं, इंडिविजुअल फर्म्स कैसे डिसाइड करते हैं लेबर डिमांड कर्व। तो हमने आज ये 5 क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक से डिस्कस किए थे। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।